नमस्कार। नमो नमः। आप सभी मित्रों का ज्योतिष मार्तंड साधना में स्वागत है, अभिनंदन है। आज आकस्मिक मन में आ गया कि एक पुस्तक है जिसका नाम बृहद्वकहड़ा चक्रम है, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बतलाता है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। ज्योतिष शास्त्र के रीढ़ की हड्डी बताई गई है। यह एक ऐसी छोटी पुस्तक, बहुत ही छोटी पुस्तक है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं कि आप उसको पढ़ने के बाद एक ज्योतिषी बन सकते हैं, या अपने परिवार में इस विद्या के माध्यम से बता सकते हैं कि आने वाले समय में कैसे क्या होगा। पंचांग देखना सीख जाएंगे। तो आइए हम बताते हैं बृहद्वकहड़ा चक्रम के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। अन्यथा क्या है ना कि जब तक आप किसी विषय वस्तु के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वह जानने की इच्छा आपके अंदर नहीं प्रकट होगी। जब तक कोई वस्तु को बिना बताए हम उस पर चर्चा परिचर्चा करने लगे कि सपोज दैट ये क्या है, वैसे ही हम स्टार्ट कर दिए, तो आपकी जानने की इच्छा ही प्रबल ख़त्म हो जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि इस पुस्तक में 12 प्रकरण हैं, जिसको प्रकरण के नाम से जानते हैं, और इसका प्रथम प्रकरण है वार प्रकरण। तो इसमें हम जानेंगे कि कितने वार होते हैं और शुभ वार कौन से हैं, अशुभ वार कौन से हैं, आवश्यक दोष में परिहार मतलब क्या, किस प्रकार से क्या करना चाहिए कि इस दोष में ये परिहार हो जाए, किस वार में रात में काम करना चाहिए, किस दिन में किस वार में दिन में काम करना चाहिए, या कोई भी सिद्धि करना है। उसके बाद तेल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। उसके बाद तेलों के मतलब लगाने में किस प्रकार से तेल लगाएं कि उसके दोष का समन भी, यहाँ पर परिहार भी दिया गया है कि ऐसी पुस्तक है कि परिहार भी दिया गया है। उसके बाद मास का ज्ञान है कि 12 महीने, हिंदी में इसका नाम बताया गया है, चैत्र वैशाख पूरा फागुन तक बताया गया है कि पूरा मासों के बारे में इस पुस्तक में चर्चा परिचर्चा किया गया है। उसके बाद ऋतु, जिसको ऋतु के बारे में 6 ऋतुएं होती हैं, इन ऋतुओं का भी समावेश किया गया है। उसके बाद ये वार प्रकरण में है। अयन के बारे में बताया गया है कि अयन कितने होते हैं, और इन अयनों में जैसे कि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास उत्तरायण कहते हैं, मतलब ये अयन है, ठीक है। उत्तरायण दक्षिणायन जैसे कि बताया गया है। उसके बाद अयन कृत्यम है। फिर तिथि ज्ञान है कि मतलब तिथियाँ कितनी होती हैं, तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तिथि के स्वामी क्या हैं, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद तिथि की संज्ञाएं, तिथि की संज्ञा क्या है कि नंदा, भद्रा। फिर उसके बाद नंदा के कृत्य, माह, श्रीपति, इनके कार्य क्या है कि सभी पांचों तिथियों के जो पांचों संज्ञाएं हैं, उन तिथियों के बारे में बताया जाएगा कि इन तिथियों में करने से किस कार्य की सिद्धि होगी, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। उसके बाद योग के बारे में बताया गया है, सिद्ध योग। इस योग में आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर इसके बाद मृत्यु योग के बारे में बताया गया कि इस योग में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, या कि यह कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। अमृत योग है, अमृत योगाह, अमृत योग के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा प्रकरण, नक्षत्र प्रकरणम। तो मित्रों ध्यान से सुनिए, नक्षत्र प्रकरण के बारे में आपको दूसरे प्रकरण में बताया जाएगा कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसके बाद नक्षत्र के स्वामी क्या हैं, नक्षत्र के देवता कौन हैं, नक्षत्र के शतपथ चक्र विवरणम मतलब नक्षत्र के चरण कितने होते हैं, ठीक। और उसके बाद ध्रुवगण, एवं ध्रुवगण के बाद आपको बताया जाएगा चरगण। फिर उसके बाद उग्र, फिर उसके बाद मिश्रगण, लघुगण, मृदुगण, इन सब की चर्चा पर। उसके बाद आपको सबसे अच्छी बात पंचक ज्ञान के बारे में बताया, जिसको बोलते हैं, भैया कहते हैं गांव में पांचक लग गया है। गांव में जैसे कि अभी आप जाएंगे, दादा या दादी बोलते हैं बचवा पांचक लग गब हो, कहते हैं ना ऐसा। तो ये गांव के परिहार में बताया गया है कि पांचक क्या होता है।
और पाचक के परिहार के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद सफल त्रिपुष्कर योग, मतलब 3 योगों को मिलाकर त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है, तो इसके बारे में बताया जाएगा। फिर नक्षत्राणामंधादि संज्ञा, मतलब अंध बंध ये सब संज्ञाओं के बारे में बताया गया है। अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन जो ये होते हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। करण के बारे में बताया जाए, करण ज्ञानम, कहा गया कि तिथि के आधे मान को या तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं। तो कौन से चर करण है, कौन से स्थिर करण में है, और चर करण में जन्म लेने से जातक कैसा होगा, स्थिर करण में जन्म लेने से जातक कैसा होगा, किस प्रकार का जातक होगा, या उसकी कुंडली में कुंडली का भी यहाँ पे समावेश करके बताया गया है। फिर उसके बाद योग के बारे में बताया जाएगा, योग क्या होते हैं, जो 27 योग हैं, 27 योगों का भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर उसके बाद बवादि सप्त करणानि, मतलब जो यहाँ पे करोड़ों के मान हैं वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद विष्टि, मतलब जिसको भद्रा बोलते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा, भद्रा कब कब लगती हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो वशिष्ठ हैं, वरिष्ठ जिनको बोलते हैं, समझ आते हैं, जो हमसे वरिष्ठ हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं, तो कभी कभी देखिए पूछते हैं कि अरे देखिए भद्रा तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि भद्रा तो एक शुभ नाम है, लेकिन वृष्टि इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसी वृष्टि को हटा करके देव लोग, अब इसको हम बताएंगे कि वृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ पे एक अच्छी टॉपिक की बात यह है कि हम बृहद्वकाढ़ा चक्रम के माध्यम से ये भी बताएंगे, जो भी बताएंगे अच्छा बताएंगे। मतलब कि बृहद्वकाढ़ा चक्रम में वृष्टि अर्थात भद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भद्रा किसकी पुत्री है, और भद्रा की कौन भाई हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा कि भद्रा को क्यों जो है तिथियों की संज्ञाओं के रूप में दिया गया है स्थान, इन सब का परिचर्चा किया जाएगा। भद्रा कहाँ रहती हैं, कब कहाँ कैसे रहती हैं, कब आकाश में रहती है, कब पाताल में रहती हैं, कब किस राशि पे किस राशि चंद्रमा रहने पे इस जगह भद्रा का वास होगा, तो इन सब का परिचर्चा किया जाएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे राशि प्रकरण। राशि प्रकरण में हम आपको बताएंगे कि राशियाँ कितनी होती हैं, राशियों के स्वामी कौन कौन से हैं। उसके बाद उच्च नीच ग्रह के बारे में बताए हैं कि इस जगह पे राशि इस ग्रह का जाने पे उच्च हो जाता है, जैसे कि सूर्य मेष राशि में जाने पे 10 अंश पे परम उच्च का हो जाता है। ऐसे ही आदि सभी नवग्रहों के बारे में बताएंगे कि 12 राशियों के ऊपर कौन कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, कौन कौन से ग्रह नीच के होते हैं। उसके बाद चंद्र वास के बारे में बताया जाएगा। फिर राशि परिज्ञान के बारे में बताया जाएगा। मतलब राशि परिज्ञान का अर्थात मतलब होता है कि अश्विनी भरणी कृतिका पादे मेषा है, मतलब अश्विनी भरणी और कृतिका के मतलब 9 चरण के मान को मतलब हम कहते हैं मेष राशि कि इन सब में जैसे किसी का हो गया चूचे चोला अश्विनी लीलो भरणी इन सब में जिनका नाम होगा उनकी मेष राशि होगी। तो ऐसे जो है तदनंतर आप जो है पूर्वा भाद्रपद पाद मेक मत्तुरा रेवत्यम मीनः, अर्थात जो है कि लास्ट तक बताया गया है कि इनमें किसकी क्या राशि है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सी राशि है, तो इनमें ये बताया गया है। चंद्रफल के बारे में बताते हैं। चंद्रफल क्या होता है, चंद्रफल कि मतलब सम्मुख में अगर चंद्रमा है तो क्या होगा, उसके बाद दक्षिण में है तो क्या होगा, ऐसे ही कब चंद्रमा कहाँ पे होगा तो उसका फल कैसे मिलेगा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चंद्र की राशि बताया गया कि चंद्र इस राशि पे होंगे तो उसका फल कैसे बताया गया है। जैसे बताया गया कि अष्टम में चंद्रमा जो होते हैं मरणम चाष्टमे तथा, तो 8वें घर का चंद्रमा जो है मारक बताया गया है कुंडली में। और ग्रहाणाम भुक्त संख्या, मतलब कि ग्रहों की भुक्त संख्या मतलब दशा के बारे में बताया गया कि सप्तविंशत शुक्र, मतलब एक राशि पर शुक्र 27 दिन रहते हैं, बुध 21 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहते हैं, सूर्य 1 मास, बृहस्पति 13 महीना और शनि जो है 2.5 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं।
फिर उसके बाद मुहूर्त प्रकरण के बारे में, तीसरा कौन सा प्रकरण है, मुहूर्त प्रकरण के बारे में बताया जाएगा। इसमें हो गया तत्रादौ गर्भाधान है, मुहूर्त प्रकरण के बारे में, गर्भाधान कैसे होता है। उसके बाद परवाणि पर्व कौन कौन से हैं, उसके गर्भाधान में विहित नक्षत्र कौन कौन से हैं, मतलब गर्भाधान के विषय में बताया गया कि गर्भाधान कैसे करे कि जो बालक हो सुखमय उसका जीवन व्यतीत हो और अच्छा बच्चा हो। उसके बाद गर्भाधान में विहित तिथि कौन सी तिथि हो, गर्भाधान में विहित कौन सा दिन हो, सूतिका स्नान। उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रसूति शुद्धि दिवस, नामकरण, निष्क्रमण। नामकरण का मतलब कि नामकरण बताया जाएगा कि बच्चे का कैसे नाम क्या रखना है। वेसनम, भूम्युपवेशनम अर्थात पृथ्वी और वाराह रूप भगवान श्री की विधिवत पूजा करके कि मंगल शुद्ध करने के बाद 5 महीने में क्षिप्र और ध्रुव संग नक्षत्र में शुभ तिथि और शुभ दिन बालक को कब जो है करधन पहनाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। विश्वविलोकनम के बारे में बताया जाएगा। दंतोत मतलब कि बच्चे को कब दांत आए तो शुभ है, कब दांत नहीं आए तो अशुभ है, इनके बारे में बताया जाएगा। अन्नप्राशन मुहूर्त मतलब अन्न ग्रहण करने का मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त। उसके बाद विद्यारंभ मुहूर्त, कब विद्या ग्रहण करने से विद्या रहती है और कब ग्रहण करने से विद्या चली जाती है, इनके बारे में बताया जाएगा। यज्ञोपवीत मुहूर्त कि यज्ञोपवीत मुहूर्त के बारे में बताया जाएगा। उपनयन के बारे में बताया जाएगा। उपनयन वर्ष शुद्धि क्या होती है कि उपनयन से क्या होता है, जैसे कहा गया है कि विप्राणाम व्रतबंधनम निगदितम गर्भाजने वष्टि में, कि अर्थात कि विप्र को व्रतबंध के रूप में जाना गया है कि यह हमारे एक व्रतबंध है, मतलब एक व्रत है जो जनेऊ होता है। उसके बाद उपनयन शुद्धि के गुरु शुद्धि बताया गया है। फिर उसके बाद गुरु दौष्ट यादव परिहार बताया, इसके बारे में परिहार भी बताया गया है कि अपने उच्च में गृह में, अपने मित्र की राशि में, अपने नवमांश में, अपने वर्गों में स्थित रहने पर गुरु द्वादश चतुर्थ अष्टम गुरु के बारे में बताया गया है कि कब जो है ये इनका परिहार होगा। उसके बाद अष्टम राशि में रहने पर भी ये शुभ है आदि, इन सब के बारे में बताया गया है। अथ छुरिका बंधनम, फिर उसके बाद मुहूर्त प्रकरण, उसके बाद कन्यावरण का बताया गया है मुहूर्त। तैल रुद्र लेपनम मतलब तैल का लेपन कैसे होता है। मंडप निर्माण, मंडप के लक्षण। अस मंडप निर्माण मुहूर्त, विवाह नक्षत्र, विवाह मास, वैवाहिक मास फलम। उसके बाद विवाहे गणना विचार, वर्ण विचार मतलब अष्टकूट जिसको बोलते हैं कि अष्टकूट मिला करके विवाह करना चाहिए। अभी आप नोटिस करेंगे कि आज का जो समय है, इस समय लव मैरिज का समय चल रहा है कि आप भाग के लोग शादी कर रहे हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों में उनका शादी टूट जा रहा है। तो इसके पीछे क्या है कि यह है अष्टकूट मिलान। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं पहले अष्टकूट मिलान किया करते थे, जिसकी वजह से शादियाँ तदनंतर हमेशा चलती थी और कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती थी। तो बताते हैं कि इसके बारे में एसाम फलान अन्यच्च वस्यकूट, उसके बाद वस्य दिवि वर्णम, उसके बाद योनि विचार तारा योनि वैरम मतलब कौन कौन से योनि है जिनका आपस में बैर है। फिर उसके बाद ग्रह नैसर्गिक मित्र शत्रु कौन कौन से हैं, गणना विचार, फिर गणना फल, गण परिहारः, भकूट, नाड़ीकूट। फिर उसके बाद बताएंगे आपको नाड़ीकूट के बाद बताएंगे नाड़ीकूट फल, इनका क्या क्या फल होता है, नाड़ी दोष परिहार, वर्णकूट। फिर उसके बाद राशि भेद, वर्जित सूर्य मतलब ग्राह्य सूर्य कौन कौन से सूर्य वर्जित हैं, कौन कौन से सूर्य ग्राह्य हैं, सामान्य कौन से सूर्य हैं, रवि का परिहार बताया गया है। फिर उसके बाद यात्रा प्रकरण, दिशाशूल के बारे में बताया जाएगा, दिक्सूल के बारे में बताया मतलब दिक्सूल का परिहार बताया जाएगा। अर्ध विचार, घात चंद्रमा, घात चंद्रफलम, योनि विचार। उसके बाद आपको बताया जाएगा योगिनी फलम, भद्रा फलम, भद्रायाम यात्रा में निषेध, यात्रा मुहूर्त, यात्रायाम विवर्जितानि, पर्व दिन कौन कौन से पर्व हैं, क्या क्या दिन हैं, यात्रायाम शुक्र फलम, काल योगः। उसके बाद वधू प्रवेश अथ वधू प्रवेश, उसके बाद अथ द्विरागमनम, फिर उसके बाद द्विरागमने मासा मतलब कि इसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद द्वयंग प्रकरणम, ठीक है।
इसके बारे में बताया जाएगा आपको। फिर उसके बाद मिश्र प्रकरणम, इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे मतलब स्त्री केशव बंधन होता है, नव वधू के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद अलंग ऋणाधरणम, उसके बाद चूल्हिका स्थापनम, कब चूल्हा उल्हा जैसे बारा जाता है, इनके बारे में बताया जाएगा। गांव में चूल्हिया बोलते थे, जैसे कि यहाँ पे होता है। अब आधुनिक युग में इसको गैस के रूप में मानते हैं। स्टोव आज के समय में क्या क्या आधुनिक युग में क्या क्या आ गया है, अभी तो उसका नाम हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे गैस हो गया, उसके बाद स्टोव वगैरह, ये सब जो भी हैं, तो मतलब आधुनिक युग में जिसको चूल्हिका के नाम से जाना जाता है। सतविषायाम स्नाने परिहार, उसके बाद स्त्रीणाम नूतन वस्त्र धारण कब उनका करना है, स्त्रीणाम भूषण धारणे विशेष है, उसके बाद कब आभूषण इनको धारण करना है, कब नहीं आभूषण का धारण करना है। अथ सूतिका कर्म, उसके बाद वस्त्र आच्छादनम, कृषिका प्रकरणम, तत्रादौ हल प्रकरणम, तो बीज वपनम, कब बीज बोने से हमारे खेतों में अच्छे फल की प्राप्ति होगी, किस नक्षत्र में बोने से अच्छे फल, धन धान्य छेदनम, कर्ण मर्दनम, उसके बाद अथ मेध्य स्थापनम, अथ धान्य प्रवेपणम, उसके बाद आदि जो है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर वन निवास अर्थात अग्नि का वास, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी सबसे मुख्य जो चीज़ें होती हैं अग्निवास के बारे में बिल्कुल बताएंगे। और उसके बाद आपको रोगी के मुक्त स्नान के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद तिथि पक्ष शुद्धि के बारे में बताएंगे। फिर और उसके बाद गृहारंभ नक्षत्र शुद्धि, गृह प्रवेश मास, गृह प्रवेश मुहूर्त, दीक्षा ग्रहणम, पुष्करण्यादि खनम, उसके बाद जलाशय प्रतिष्ठा, जलाशय की प्रतिष्ठा कब कब करना चाहिए, देव प्रतिष्ठा, अत्राशय विशेष, क्षौर मुहूर्त, ऋण ग्रह मुहूर्त, अथ ऋणोद्धार, वृक्ष के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद फिर जन्म पत्र लेखन के बारे में बताया जाएगा। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से हम एक सरल ज्योतिष बन सकते हैं। ज्योतिषी मतलब अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए हम ये सीख करके इतना जान सकते हैं कि हाँ किसी भी पंडित की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से स्वयं देख करके स्वयं जान सकते हैं हाँ आज ये तिथि है, आज ये वार है। कुल मिला जुलाकर इससे के माध्यम से तिथि वार मतलब जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है पंचांग, ठीक है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ठीक है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण मतलब पंचांग 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इनके बारे में भी हम बताएंगे अच्छे से। जय जय सिया राम, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली कक्षा में।